बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। महंगाई की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह 9.4% पे पहुँच गई। हकूमती अहदेदारान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हकूमती अहदेदारान से जब पूछा जाए तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने उनको कर्ज़ों का बोझ दिया जिसकी वजह से आज मईशत की ये हालत है। लेकिन जब पिछली हुकूमत के जो रहनुमा और जो ओहदेदारान गुजरे हैं उनसे बात की जाए तो कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत इस अहल नहीं है कि वो मुल्क की माशी सूरत हाल को संभाल सके। मुल्क की मईशत 9 महीने गुजरने के बावजूद हिचकोले खा रही है। हमने कुछ आदादो शुमार और एशियन बैंक की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अशिया की कीमतों में, खुराक की कीमतों में, बिजली की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, ताकि आपके पास एक फैक्ट्स एंड फिगर आ जाएं और आप हुकूमत की परफॉर्मेंस को, 9 महीने की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। नाज़रीन, जुलाई से मार्च के अरसे के दौरान सालाना बुनियादों पर औसतन महंगाई की शरह बढ़कर 6.79% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में माशी शरह नमू 6% हदफ के मुकाबले में 3.9% से माशी तरक्की की रफ्तार में खतरनाक कमी हो गई है। नाज़रीन, एशियन तरक्याती रिपोर्ट जो है बैंक की, वो ये कहती है कि एशियन बैंक ने कहा है कि रवां साल के आखिर तक महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा हो जाएगा। बैरूनी कर्जों की वापसी के बायस भारी जो है गैर मुल्की कर्जे लेना पड़े हैं, जिसकी जब वापसी होगी तो मुल्क की मईशत की सूरत हाल मजीद जो है ख़राब होगी। कौमी प्राइस एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने मौसमी तब्दीली को अशियाए ज़रूरत की कीमतों में हालिया इजाफे की बुनियादी वजह करार दे दिया है। और असद उमर साहब कहते हैं मुल्क में टमाटर, प्याज, चने और दालें मौसम की वजह से महंगी हो गई हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हम देखते हैं कि ऐसा ही मौसम था और यही मौसमियाती तब्दीली का उन्होंने तो दावा नहीं किया। उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमतों के तावन से अगले 3 माह से 6 माह के लिए अशियाए ज़रूरत की कीमतों की पेशन गोई का मजबूत निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। अगर थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताएं, मार्च में खाने की जो अशिया हैं उनमें कितनी महंगाई हुई। इनमें प्याज जो है अब 39% महंगा हो गया है। ताज़ा सब्जियां 24% महंगी हो गई हैं। टमाटर 18% महंगा हुआ है। चिकन के रेट में जो इजाफा हुआ है वो 15% हुआ है। दाल मूंग 12% हुई है। ताज़ा फल जो हैं वो 12% महंगे हुए हैं। गुड़ जो है वो 2% महंगा हुआ है। वहाँ पर महंगाई का बोझ डाला गया और मुख्तलिफ चीज़ें महंगी हुई हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली फी यूनिट कीमत में 81 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ दवाइयों की कीमत में 100% से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है और जो है पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये है नया पाकिस्तान, जिस उम्मीदों और उमंगों के साथ अवाम ने इनको वोट दिया था, लेकिन अब अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। इसी पे आज बात करेंगे, हमारा यही टॉपिक होगा। हमारे साथ मौजूद होंगी तायरा औरंगज़ेब साहिबा, इसके साथ नासिर मूसाज़ई हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई से, और सईद गनी भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी से होंगे। इन तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे और आज महंगाई पर डिस्कशन होगी, आम आवाम का क्या हाल है इस पर डिस्कशन होगी। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और महंगाई पे बात हो रही है। खाने पीने की अशिया में कितना इजाफा हुआ वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ जो है अद्वियात की कीमतों में भी 100% इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए दिल की दवाई, ट्राइफॉर्ज के नाम से ये दवाई है, इसकी कीमत 186 रुपये थी और अब इसकी कीमत जो है 485 रुपये कर दी गई है। ये है नया पाकिस्तान। नासिर मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। ज़ैदी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि महंगाई का मुल्क में है,
बेसिकली अगर महंगाई को हम देखा जाए तो क्यों महंगाई है, ये बेसिकली डॉलर की वजह से चूँकि फ्लक्चुएशन आई। आपने जिस मेडिसिन का जिक्र किया है, हम बदकिस्मती से ये कि पाकिस्तान के 70 साल हो गए हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप नहीं की है। हमारे पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो 90% 99% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जब इंपोर्ट हो जाती है तो और डॉलर फ्लक्चुएशन आप देख लें 20-30% डॉलर की फ्लक्चुएशन आ गई है। इसके अलावा आप उसकी जाए तो मेरे ख्याल में जो मेडिसिन के जो रेट्स नहीं बढ़े थे वो 2001 से नहीं बढ़े थे। तो 10-12 साल से 10-15 साल से रेट भी नहीं बढ़ी होती है। तो 2001 या 2005 में जो डॉलर की रेट थी और अब क्या रेट है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक भी ये वो हक भी बनता था। नहीं तो सर इलेक्शन से पहले जो पीटीआई ने दावे किए हैं, वादे किए हैं अवाम के साथ, और अब आके उसके ऑपोजिट लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, आप हुकूमत में आ गए, आपने बम गिरा दिए महंगाई के। नहीं देखो, अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के मेडिसिन की, तो वो प्राइस अब भी उनके साथ कंपैरिजन में है। ऐसे नहीं है कि हम दुनिया से कहीं ज़्यादा। इंडिया में एक प्रोडक्ट आप मुझे बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो मॉलिक्यूल है उसके प्राइस इंडिया में उससे काफ़ी कम है। देखो मुख्तलिफ जो होते हैं पाकिस्तान में मेडिसन, सबसे दुनिया में अगर आप सर्वे कर लें, नेट पे चले जाएं, तो पाकिस्तान में मेडिसन की प्राइस एज़ कंपेयर टू यूरोप या अमेरिका या दूसरी चाइना, इवन चाइना से कंपेयर, तो ये लो प्राइसेस है मेरे ख्याल में। इस तरह नहीं, लेकिन चूंकि काफ़ी अरसे के बाद एक प्राइसिंग इंक्रीज़ हो गई है या लोगों के डॉलर की वजह, चूंकि फार्मास्यूटिकल यूनिट तो हमें नहीं सर पाकिस्तान में जो मेडिसिन है उसकी प्राइस इंक्रीजिंग का फार्मूला ये है कि ड्रैप से इजाज़त लेनी पड़ती है, यानी तमाम तर जो है इजाज़त आप लोगों से ली गई है, हुकूमती अथॉरिटीज़ से ली गई है, उसके बाद ये कीमतों में इजाफा हुआ है। और अगर बात की जाए तो ये रातों रात इजाफा क्यों हो गया? अगर इतने साल से पेंडिंग था, आपको नहीं पता था कि ये इतने साल से पेंडिंग है, हम आएंगे तो हमने ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है? जब रातों रात आप 100% इजाफा कर देंगे, आवाम तो चिल्लाएगी ना सर। नहीं ज़ैदी साहब, ये जो एक केस था कि कुछ 400 प्लस के मालिक्यूल का एक केस था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक महीना पहले उसके डिसीजन दिया था कि उनको प्राइस इंक्रीज़ दिया जाए। फिर गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से टैकल किया है कि जिनको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जी हमारे डॉलर के रेट, हमारे प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, जो कि हमारे प्राइसेस 5 साल और 10 साल पुरानी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी थी हार्डशिप उस केसेस में। फिर गवर्नमेंट ने इस तरह कर दिया कि जो 15% इंक्रीज़ वो दे रहे थे, तो इसमें उनको फिर कट लगा के 8% कर दिया है। और जिन लोगों ने विदाउट उसके 15% इंक्रीज़ के बढ़ाए हैं, कोई बगैर उसके गवर्नमेंट के नॉलेज के या उसमें प्रायर अल्टीमेशन की, तो उस पर खिलाफ क्रैक डाउन हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप अगर हम हकीकत पे हैं, देखो एक तरफ हमारे फार्मास्यूटिकल यूनिट आप देख ले, दूसरी तरफ इंडिया के देख ले, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो एनुअली एक्सपोर्ट कर रही हैं, हम वहीं की वहीं पे खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में फार्मास्यूटिकल यूनिट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। यहाँ पे रॉ मटेरियल की यूनिट्स लगने चाहिए। हम चाइना से, इंडिया से, यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं। सर होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ना। आपके दौर में महंगाई की शरह जो है 9.4% हो गई, 8.3 पे ये छोड़ के गए थे आप लोग। फिर सारे कहते हैं कसूरवार सारी पिछली हुकूमतें हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कर्जे लिए गए और हम अब वो कर्जे उतार रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब आ रहे थे आपके ने होमवर्क नहीं किया हुआ, आपकी जानिब से 9 महीने होने को हैं। और हुकूमती जो मईशत की बात की जाए तो माशी पॉलिसी आपकी कोई ऐसी नज़र नहीं आती जिससे आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें, जिससे आप इकॉनमी को आगे लेके जाने की बात करें। कोई तकरीबन 5 से 6 मुल्कों से आप कर्जे ले चुके हैं, वो कर्जा भी वापस देना है, वो भी आप पर बोझ है। किस तरह लेके चलेंगे हुकूमत को? देखो ज़ैदी साहब, जो पिछली गवर्नमेंट ने, नून लीग के गवर्नमेंट ने, जो इसहाक डार साहब अभी वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि ये है, बेसिकली उन लोगों से थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, उसको हम भी मानेंगे और ख़ुद ये नून लीग वाले भी मानेंगे। उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने डॉलर की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए वो दुनिया से, IMF से और दुनिया से डॉलर लेते रहे, डॉलर लेकर
अपने रुपया की कदर को वो वैल्यू बना देते थे, जबकि इस तरह नहीं था। वो जो जिसको लोग कह रहे हैं ना कि मसनूई तरीके से उन लोगों ने डॉलर के वैल्यू को मेंटेन रखा होता, उसका मेन वजह ये था कि वो जब डॉलर उनके पास ख़त्म हो जाते थे और रुपये की कीमत बढ़ानी थी, डॉलर की वैल्यू अपनी करना था, तो ये दुनिया से डॉलर लेकर उसकी वैल्यू को बरकरार रखते थे। ये गवर्नमेंट, खान साहब की गवर्नमेंट या असद उमर साहब, हम चाहते हैं कि नहीं, हमें रियलिटी पे आने चाहिए, जो कुछ है, जो पोजीशन है वो होना चाहिए। देखो ये वक्ती तौर पर है, इंशाल्लाह स्टेबिलिटी भी आएगी, बजाय कि हम डॉलर पे डॉलर लेकर और फिर लेकिन सर बात तो वही है ना, डॉलर पे डॉलर आप भी ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं मईशत ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही है। उस पोजीशन में हम इतना नहीं ले रहे हैं जितने कि देखो इन लोगों के जो सीपैक की तरफ से वो जो आए थे पाकिस्तान, अभी हम चाहते हैं कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनतें हैं, वो ग्रोथ कर ले, जो पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी है वो स्टेबलाइज होनी चाहिए, बजाय कि हम देखो अगर पाकिस्तान खान साहब के पास और असद उमर के पास ये चांस था कि वो डे फर्स्ट से IMF को रुजू कर लेते, लेकिन शायद वो उनकी जो कंडीशन थी वो कुछ और हो जाती। अब इंशाल्लाह जो अप्रैल मई या जो मई में जो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह IMF से कुछ ना कुछ वो उसको कर लेंगे, लेकिन वो उस कंडीशन के साथ नहीं होगा जो वो ये लोग जो हमें छोड़ के गए थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि डॉलर मईशत तबाह हो गई है, तो ये आप मुझे बता दी ये लोग कि जो उन लोगों ने ख़जाने भर के हमें छोड़े थे, वो ख़जाने हमने किस चीज़ पे खर्च किए, ये तो पॉइंट आउट कर रहे ना। इसका मतलब था कि ख़जानों में कुछ था नहीं है, कोई हमारे पास रिजर्व था नहीं है, इस वजह से हम डॉलर ले रहे हैं। अगर ये कहते थे कि जी हमने इतना डॉलर, आपने खजाने तायरा साहिबा किधर किए हैं, वो जो इतने खजाने थे, हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ गई है हकीकतन। ये ग्रेजुअली उन तमाम शराइत को पूरा कर रहे हैं जो IMF इनसे चाहती थी। ये खान साहब का पहला बयान था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब ये हालत है कि पाकिस्तान इतना भिखारी बन चुका है कि जो बाहर से डिग्निटी आती है, किसी मुल्क का सरबराह आता है, हम कशकोल उसके आगे रख देते हैं कि जी ये मसाइल हैं और ये हमें आप करके जाएं, मदद तावन करें। और ये 10 अरब का कर्जा ले चुके हैं, अभी तक ये नहीं पता वो 10 अरब का कर्ज इन्होंने कहाँ छोड़ा है, कहाँ लगाया है। अगर CPEC के साथ पैसा आया तो हमने उसके साथ काम शुरू करवाए और वो काम नज़र आ रहे हैं, और उन्हीं कामों में जो अधूरे रह गए आज ये उनके इफ्तिताह भी कर रहे हैं और उनको बार बार ऐलानात भी कर रहे हैं। काम वही है जो नून लीग अपने कुछ थोड़े बहुत छोड़ गई थी। काम तो सर काम तो वही है। एमनेस्टी स्कीम की बात करते जाए, इमरान खान कहते थे एमनेस्टी स्कीम से ब्लैक मनी वाइट की जाती है, मैं जब साहिब एक बार बनूंगा 2018 के इलेक्शन जीतूंगा तो जिसने जो ये पैसा वाइट किया, अपना ब्लैक मनी वाइट किया, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करूंगा। लेकिन इमरान खान तो खुद अब एमनेस्टी स्कीम देते नजर आ रहे हैं। देखो जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान जिस कंडीशन में है खासकर इकनॉमिकली, वो हम सबके सामने है। हमारी कोई ख़ास इतनी जो करंट डेफिसिट खसारे हैं, हमारी इतनी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है कि हम उससे पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े। डेफिनेटली जो लोग नेट से बाहर है, नेट में इसको लाना है, हम तभी अपने इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए जब हमारी कौम, चूँकि हमारी इसमें यहाँ पे काफ़ी अक्सरियत जो है जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं। जबकि दुनिया में ये रिवाज नहीं, दुनिया में हर बंदा चाहे वो जिस सिचुएशन में होगा, जिस हालत में है, वो टैक्स देते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि लोगों को किस तरीके से लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि हमें मुस्तकबिल के लिए और फ्यूचर में उसमें हमें रेवेन्यू इकट्ठे होगा और मुल्क को अपने आगे ले जाए और तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, FBR का रीस्ट्रक्चरिंग जो है इस मामले में काम आएगी, इस आपको मदद देगी कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो सके? क्या FBR को रीस्ट्रक्चर करना ही एक पॉलिसी है आप लोगों की जिससे टैक्स नेट बढ़ाया जा सकता है? डेफिनेटली। अगर देखो इदारों में ये एक प्रोसेस, मुसलसल प्रोसेस होता है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो अगर FBR को अपना जो उनका जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें चेंजेस ले जाए और लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाए, लोगों को राग़िब कर दिया जाए कि देखो ये मुल्क हम सबका मुल्क है, हम कब तक दूसरे के कर्ज़ों पर के सहारे पर अपने आप को जिएंगे और हम गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ स्ट्रक्चर में ये नहीं कि सिर्फ नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। देखो हमारे बैंकों में आप देखें, किसी बैंक में चले जाएं, लोग
करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अगर उसका टैक्स रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ भी नहीं वो देते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले FBR को भी ये होना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए में जो बिजनेसेस हम करते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल ट्रांजैक्शन होती है, उन पर स्ट्रिक्टली से एक्शन लेना चाहिए कि वो पैसे तो खुद वो कमा रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में अगर ये तरीका आ जाए, इस पर हम आ जाए, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत कुछ हो सकता है। ताहिर साहब, क्या प्ली बारगेन की तरफ जाएंगे? इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि कौम का जो पैसा है जो लूटा है नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने, वो अगर वापस कर दिया जाए तो ये केसेस जो हैं ख़त्म हो सकते हैं। क्या प्ली बारगेन की तरफ जाएंगे? आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस ऑफर को? प्ली बारगेन की तरफ हम क्यों जाएंगे? नवाज शरीफ साहब पे एक पाई भी अभी तक साबित नहीं हो सकी किसी भी जगह कि उन्होंने पैसा कहाँ से कहाँ, क्यों कोई सरकारी पैसा खुद किया है या उन्होंने कोई पैसा कमीशन किसी किस्म की सरकारी किसी काम में लिया है, तो वो किस लिए प्री बार्गेन की तरफ जाएंगे? और जरदारी साहब भी क्यों जाएंगे? अभी तो कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, अभी तो इनका कुछ निकला नहीं है, तो किस लिए प्री बार्गेन की तरफ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात उन्होंने फरमाई अभी मेरे भाई ने कि जी लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने शरह सूद कर दिए 10%। जो कोई छोटा सरमायाकार बैंक से कर्ज लेता था ना, मुस्लिम लीग नून के जी 5% थी हमारी दफा ये सूद की शरह, और अब 10.75 पे है। तो ये मुझे बताएं कौन सरमायाकार बैंक से लोन लेगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा? इन्होंने कहा जी इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है, ये तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर भगा रहे हैं। इस कदर बैंक की शरह सूद की उन्होंने बढ़ा दी है उसकी सूद में कि वो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर था वो भी जब सोच रहा है कि मैं कहीं और जाके कारोबार करूँ, छोड़ू इस जगह से। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है मूसा साहब के, जब आपने शरह सूद बढ़ा दी है 5.75 से 10.75 हो गई है, तो मुल्क के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं वो भी अपना कारोबार बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सूद इतना बढ़ गया। तो बाहर से किस तरह इन्वेस्टर आएगा? दूसरा सवाल ये ले लीजिए, प्ली बारगेन का जो इमरान खान की तरफ से बात की गई है, फवाद चौधरी की तरफ से बात की गई है, वो क्यों की गई है? अभी तक नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया, या फिर ये तो नहीं कहा गया कि नवाज शरीफ ने कौम का इतना पैसा खाया है वो वापस करे। और प्ली बारगेन हुकूमत किस तरह से प्ली बारगेन कर सकती है? ये तो नैब का इस्तेकाक है। बेसिकली ये जो फवाद चौधरी साहब ने या जो कहा है वो इस तरीके से नहीं कहा है। वो कह रहे कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनका हक है, लेकिन उसने जो पाकिस्तान का जो पैसा खाया हुआ है वो अगर वापस किया जाए तो वो जा सकते हैं। वो इस तरह प्री बारगेन में या कोई एग्रीमेंट के थ्रू उसने नहीं कह दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, अदालतों से प्रूव नहीं हुआ है ना कि कितना पैसा खाया हुआ है, अवाम का पैसा खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ, ये तो अदालतों ने फैसला करना है ना। ये तो केसेस चल रहे हैं। अब जैदी साहब मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त, वो आप एक अदालत के लिए सबूत चाहिए, और आम उसके लिए उनके एसेट्स कितने हैं, उनके लीडरान के या जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके एसेट। अगर किसी के पास बंगला है तो मैं तो उनसे ये पूछूंगा ना कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए हैं। अगर पैसे आपके पास थे तो आपने टैक्स क्यों नहीं दिए? देखो, पर उस अदालत में ये प्रूफ करना कि ये किस तरीके से ये पैसे आए हैं, कैसे बंगला बनाए हैं, तो इसमें टाइम भी लगता है और प्रूफ ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आप पे करूँ कि जी आपने ये सेटअप कैसे बनाया हुआ है, आपने करप्शन से बनाया या किस चीज़ से बनाया, लेकिन उनके हकीकत में क्या उनके लीडरान जो पीपल पार्टी की लीडरशिप है और नून लीग की लीडरशिप है, क्या उनके एसेट नहीं है? क्या उनके पास सरमाया नहीं है? क्या उनकी कंपनीज नहीं है? तो हमें बीइंग अ कौम ये तो सवाल उनसे करना चाहिए ना कि आपके टैक्स जो आप देते हैं, जो आप इनकम डिक्लेयर करते हो वो है, उस इनकम से तो इतने एसेट्स नहीं बन सकते हैं। तो डेफिनेटली जो इमरान खान साहब, जो PPTI वाले कह रहे हैं, जो अवाम कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो ये चोरी का पैसा है। अगर ये कह रहे कि चोरी का पैसा नहीं है तो वो बता दे कि हमने जी इतना टैक्स दिया है, और अगर नहीं दिया है तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि टैक्स दे दे, पैसे दे दे, कौम को वापस कर दे और चले जाए। तो आपकी जानिब से ये जो कहा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, इस पर काम होगा, रोज़गार क्रिएट होगा, 20 लाख नौकरियों का आपने वादा किया है, जो आपकी अभी जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, एशियन बैंक की रिपोर्ट भी आई है 3.9, उसमें
तो साबित होता है 10 लाख को बामुश्किल आप लोग जॉब देने में कामयाब होंगे, माशी माहिरीन कहते हैं। देखो ये तो थोड़ी हम कल डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी कल तक हमारे पास ऑप्शन है और कब तक है, ये तो सिस्टम में इंशाल्लाह जब शुरू आगाज़ हो चुके हैं, जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह देखो इसमें पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। ये वक्ती तौर पर मुश्किल है, टफ टाइम मिल रहा है क्योंकि डॉलर की वजह से और फिर तेल की पेट्रोल या जो इसके पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस बढ़ी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ये स्टेबल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हम अपने पाँव पे और अपने उस पर आ जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि जी कल हमें 10 लाख या 5 लाख या 50 लाख हमें घर और वो बनाने हैं और कल तक हमारे पास ऑप्शन 5 साल है। इंशाल्लाह ये साल 2 साल वेट कर ले, फिर देख ले कि पाकिस्तान किस तरफ इंशाल्लाह जा रहा है। आप लोगों ने कर्जे लेकर क्या किया है? इंप्रूवमेंट के लिए जाने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? 10 अरब का अभी तक कर्जा ले चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पास ग्रांट आ चुकी है, लेकिन हम इकॉनमी पे आज भी मैं और आप बैठे यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे मुआशी हालात नहीं सही। तो क्या टाइमली फैसले नहीं कर सके हैं? असद उमर साहब पे जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है? क्या वजूहात हैं? बेसिकली खान साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि जो जिस तरीके से उसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सब प्रोग्राम कफ़ालत और ऐसा वो स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे हमारी जो 57 लाख ख़वातीन हैं उसको इंशाल्लाह कारोबार पे ला रहे हैं, उनको डेवलप किया जाए। चूँकि पाकिस्तान के 51% ख़वातीन का इस मुल्क में बहुत ज़्यादा रोल है, उनको जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, यूथ को आप डेवलप नहीं करेंगे, देखो जिस तरीके से मेरे ख्याल में जो हमारे मंसूबे जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं इंशाल्लाह इससे स्टेबिलिटी आएगी। ऐसी कोई वो नहीं कि बेशक आप मेट्रो बस से या मोटरवे से वो तो फिजिकली लोगों को नजर आ जाते हैं कि कुछ काम हो गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर सर मेट्रो बस का पेशावर में क्या हाल वो आपको पता है? जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 1 खरब पे पहुंच गया बजट, जो बजट 1 खरब पे पहुंच गया है। आपने इतना पैसा जाया किया मेट्रो बस में, इससे कम में काम हो सकता था। फिर आपने एक नहीं मुतादिद डेडलाइंस दी हैं, लेकिन पीटीआई डेडलाइन मीटअप करने में कामयाब नहीं हो सकी। देखो जो बीआरटी पेशावर की है, बेसिकली आप देख लेकर लाहौर और इस्लामाबाद की जो बीआरटी बनी है वो 16 और 17 मंथ में बनी हुई है। अभी तक जितने डेडलाइन को छोड़ के डेडलाइन के साथ अब तक 17 माह उनके हो गए। तो मेरे ख्याल में अगर एज़ कम्पेयर टू हम लाहौर करते हैं तो लाहौर की मेट्रो बस भी 16-17 माह में बनी हुई है। इस तरह नहीं कि 5-6 माह में बनी हुई और हम 16-17 माह पे चले गए। लेकिन वहाँ की उस टाइम की वज़ीर आला ने सिर्फ ये कहा था कि जो शहबाज शरीफ ने 17 माह में एक चीज़ बनाई है, 16 माह में मैं उसको 6 माह में कंप्लीट करूँगा। चूँकि बीच में उसमें से इलेक्शन आ गए हैं, गवर्नमेंट आ गई, तो 3-4 माह उसमें भी वो काम रुक गया है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनाने में भी टाइम आ गया, तो 4-5-6 माह तो आप वो निकाल लें। मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों को आप कैलकुलेट सारे कर लेंगे तो बीआरटी को एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद और लाहौर की बीआरटी से करें तो कम वक्त में ये बनी है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात हैं एकदम से इतनी महंगाई? अगर अद्वियात की कीमतों को देखें तो तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया। इसके साथ बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी, आवाम किधर जाए? क्या वजूहात हैं इस इतनी महंगाई की? क्या हम IMF की तरफ जा रहे हैं इस वजह से? नहीं, देखिए जी, बुनियादी वजह यह है कि जब आपके रुपए की कदर में कीमत में कमी होगी तो क्या होगा। एक चीज अगर आप $1 की इंपोर्ट कर रहे हैं तो 100 रुपए की आपके यहाँ आ रही है। आज वही चीज जो 140 रुपए की अगर हमारे घर में आ रही है तो 40% महंगाई तो आ गई ना। अभी तो 40% हुई नहीं है। मेरी तो लोगों को ये मशवरा है कि तैयार रहें मजीद महंगाई के लिए। अभी तक जो पास ऑन हुआ है वो 20 से 25% पास ऑन हुआ है। ये अभी 40% से ऊपर पास ऑन होना है। जब आपका 100 रुपए की चीज 140 की हो गई, प्लस उसके अगर आप इंपोर्टेड चीज है तो उसके ऊपर आप 25% ड्यूटी लगती है, तो 40 रुपए के जो 25% है उसको जब आप लगाएंगे तो ये तकरीबन 50-55% की महंगाई होनी है, जो ये 140 रुपए का डॉलर हुआ है। अब इसके अंदर आप देख लें कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हमारा ट्रेड अकाउंट क्या कहता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, हमारे कर्जे कितने हैं, और हमने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है। और अगर आप हमारा सीधा सा ट्रेड अकाउंट देख लें तो हमारा एक्सपोर्ट 23-24 बिलियन का है और हमारी इंपोर्ट जो है वो 58 बिलियन की है। तो इन हालात में तो आपका रुपए की कदर भी कम होगी, आपको IMF के पास भी जाना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है कि आप अपनी इंपोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट के लिए साजगार माहौल देना चाहिए, गैस इलेक्ट्रिक पानी देना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइसेस पे देना चाहिए, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स को अवेलेबल है उस पे देना चाहिए। ये कोई बुनियादी ऐसा कोई मसला नहीं है
कि कोई एक चीज आ गई और वो बढ़ गया। ये सारी चीजों की जो है ना प्राइसेस बढ़ी हैं। अभी और बढ़ने के लिए लोग तैयार हो जाएं, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि ये हो नहीं सकता जब जो है ना डॉलर की प्राइसेस को, जब आप एक 100 रुपए की चीज को 140 रुपए की और आप उसी दाम में बेच सकें, ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। जुबैर साहब, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस पर फिक्स करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आवाम सफ़र कर रही है। जब हुकूमती ओहदेदारान से पूछा जाता है तो वो इस बारे में कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने जो है कर्ज़ों का बोझ हमें दिया, और जब पिछली हुकूमत से पूछें तो वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो हुक्मरान हैं वो नाअहल हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस पर फिक्स करें? देखिए, कुछ अगर देखा जाए ना तो दोनों बातें ठीक हैं, पिछली हुकूमत के भी कसूर हैं और इनके भी कसूर हैं। अब अगर आप देखें गैस की प्राइस जो है, पिछली हुकूमत ने उसको रोके रखा, 4 साल तक उसको बढ़ने नहीं दिया। जाहिर है हमारा जोर था, हमने कहा कि अब बढ़ाएंगे तो हमारी मिलें नहीं चल सकेंगी, तो वो जाहिर है वो अब सारी पब्लिक का भी जोर था, तो उन्होंने उसको पसे पुश डालते गए, तो वो जो है ना वो पाइलअप होता गया और फिर अचानक इनको एक साथ बढ़ाना पड़ा। तो उन्होंने न सिर्फ 488 रुपए के 600 रुपए और 780 रुपए किए, जिससे भी महंगाई तो आनी थी। इसी तरह से बिजली के निरखों में भी जो है ना इजाफा नहीं किया गया काफी टाइम तक। तो ये जो है ना एक साथ हुआ। फिर इसके बाद जब आपने डॉलर को रोक के रखा था, पिछली हुकूमत ने उसको बिल्कुल रोक के रखा था कि 105, 104, 104.5 से ऊपर न जाए, लेकिन जब इसको जब खोलना छोड़ा और IMF ने कहा अगर हमारे पास आना है तो आप डॉलर को फ्री करो, तो एकदम शूट किया और 140 रुपए किया। तो अब ये इस गवर्नमेंट का कसूर है कि आप जो है ये क्या कर रहे हैं। ये मिला जुला रुझान है कि कुछ इस गवर्नमेंट के कसूर हैं, कुछ पिछली गवर्नमेंट के हैं, लेकिन पाकिस्तान तो वही है, लोग तो वही हैं। सर, इसके बावजूद, तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो इतनी महंगाई हो गई है, हम IMF के पास जाने भी वाले हैं और मुतवक्के है कि 8 से 6 अरब का लोन भी हमें मिल जाएगा। कोई होप आप देख रहे हैं कि हम एक दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज है, बिजनेस कम्युनिटी सारी कंफ्यूज है कि ये जो है ना, ये अगर हम ये लोन ले रहे हैं, पर इसके अलावा भी हमने 9 बिलियन रुपए चाइना, UAE और सऊदी अरब से लिए जो लौटाने हैं। हम डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भी ले रहे हैं। तो मतलब ये अगर देखा जाए तो कर्जों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, आज भी बढ़ रहा है। और अभी नई कैलकुलेशन ये आई है कि कोई 3000 अरब रुपए आखिरी जो क्वार्टर है इसमें लोकल से गवर्नमेंट बोरो करेगी, ये भी आया है। तो अगर इतने सारे जो ये कर्जे हैं, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, और इसको जब डेफिसिट फाइनेंसिंग को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं अगर हमारे पास कोई रोड मैप हो कि भाई इस रोड मैप के ऊपर हम चल निकले हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी जो 23 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है ये 40 बिलियन हो जाएगी। हमारा इंपोर्ट का सब्सिट्यूट की फैक्ट्रियां, हम यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और यहाँ इन्वेस्टमेंट आके वो लग जाएंगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आदमी समझता है कि ठीक है कर्जे भी दे देंगे, अगर हम कमाने लगेंगे तो दे देंगे। ये तो ऐसा है कि आपने हाउस लोन लेके अपना घर बना लिया, आपकी अपनी नौकरी है ही नहीं, तो आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के कर्जे दे ही नहीं सकते। आम समझ की बात यह है कि आपने कर्ज ले लिया, कर्ज को लौटाने की कोई ऐसी सहूलत हमारे पास, मुझे तो आगे में नजर नहीं आती कि हम क्या करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट जो है ना ये कोई ना कोई इकदाम की बात करती है। हाँ, टेक्सटाइल के साथ और 5 सेक्टर के साथ उन्होंने अच्छा काम किया, तो ये चल निकले हैं। मैं आपको उम्मीद की बात यह है कि देखें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मैं समझता हूँ इस दफा जो हमारा इज्तिमा हुआ और उसके अंदर जो हेमटेक्स जो जर्मनी में होता है, जो मेन फेयर होता है, उसमें बड़े ऑर्डर मिले। आज भी बड़ी इंक्वायरीज हैं और टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना वो परफॉर्म करेगा, टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। इसी मौजू पे बात जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमें सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे, उनसे कुछ सवालात और जवाब देखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और महंगाई का बम जो है अवाम पर गिर चुका है, लेकिन जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि पिछली हुकूमत की जानिब से हुआ, और जब पिछली हुकूमतों से उनके जो रहनुमा हैं उनसे सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली है, असद उमर साहब की नाअहली है। लेकिन इस सारे मामले में जो है नुकसान आवाम का हो रहा है, खून जो है आवाम का निचोड़ा जा रहा है। आज इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ तायरा औरंगजेब साहिबा, नासिर मूसा साहब और सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तायरा औरंगजेब साहिबा से मैं आगाज़ करता हूँ। मैम, क्या कहेंगी कि महंगाई तो अपनी बुलंद तरीन सतह पे 9.4% तक हो गई है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम लोग ये समझते थे जब 2013 से लेकर 2018 तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी कि ये जो इतना वावेला मचाते हैं कंटेनर्स पे, तो जाहिर है ये अपना कोई शेडो का बीना भी दे रहे हैं, अपने ख्याली पुलाव भी पका रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कैबिनेट बनाई और उसमें असद उमर साहब को रखा, तो उनका ये सारा जो एक इमेज था बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि इन लोगों को ये समझ ही नहीं कि जो चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं इससे रोज़मर्रा की अशिया भी बढ़ रही हैं। पेट्रोल बढ़ा, गैस बढ़ी, इसके साथ डीज़ल बढ़ा। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं वो अपना किराया बढ़ाते हैं। जब किराया बढ़ाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो रोज़मर्रा की अशिया पर होता है और स्टूडेंट्स पर होता है, जो बेचारे सुबह घरों से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। ज़ाहिर है वो अपने पेट्रोल महंगा होने से किराया बढ़ाते हैं और उससे फिर आलू, चीनी, चावल, आटा, घी, इसके अलावा जितनी भी सब्ज़ियां हैं, प्याज, कद्दू, टमाटर, गाजर, गोभी, तोरी, जो भी सब्ज़ी आप लें, हत्ता कि सब्ज़ मिर्च और धनिया भी पीस के लोग रोटी खाने के काबिल नहीं रहे। 20 रुपए की 4 डंडियाँ देते हैं धनिए की। सईद गनी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? हुकूमत तो क्यों मईशत आप कह सकते हैं हिचकोले खा रही है, अगर अब पीपल्स पार्टी हमें सड़कों पर नजर आएगी या सिर्फ आप जरदारी साहब के केसेस को लेके सड़कों पर आना चाहते हैं? कि कोई भी सियासी जमात अपने शहरियों से अलग नहीं रह सकती है। अगर मुल्क के अवाम मुसीबत में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इशूज़ को आगे बढ़ाएं। अगर हुकूमती फैसलों की वजह से मईशत तबाह हो रही है, आपके बिजनेस तबाह हो रहे हैं, आपकी काश्तकारी तबाह हो रही है, और इस वक्त इस मुल्क में कोई एक शुबा ऐसा नहीं है जो तरक्की कर रहा हो। FVR की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उस वक्त तारीख से बदतरीन शॉर्टफॉल आ रहा है, और इन हुकूमत में बैठे हुए बुजुर्ग ने जो माजी में दावे किए थे, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, डॉलर की कीमत हो, एमएनएसटी स्कीम के मुतालिक हो, सारी चीज़ें उन्होंने जो तकारीर कही, जो ट्वीट्स किए, आज वो उसके मुँह चढ़ा रहे हैं सारे, और जो जो कुछ उन्होंने कहा करी उसके बिल्कुल अपोजिट रहे। जितनी कीमतें ये बढ़ा रहे हैं और आगे और बढ़ाएंगे। इन्होंने जब पहले IMF के साथ कहा था कि हम बात नहीं कर रहे हैं, मैंने उससे भी कहीं कहा था कि IMF के साथ इन्होंने बात फिलहाल नहीं की, लेकिन जो शराइत IMF इनके ऊपर लागू कर रहा है वो तमाम काम ये करेंगे। और जितना डॉलर शायद IMF बढ़ाना चाहता था उससे ज़्यादा इन्होंने खुद बढ़ाया है। बिजली गैस की कीमतें इन्होंने खुद बढ़ाई हैं, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने खुद बढ़ाई हैं, और अभी जब IMF के पास अगर जाएंगे तो कहेंगे कि हमने उनकी शराइत नहीं मानी। तो सिवाय इस चीज़ के भी कोई ऑप्टिक्स करें और तस्वीरें बनाएं और इसके उस पर बयान दे के भी जान छोड़ाएं, अमली तौर पर अगर देखें तो मुल्क का इन्होंने बिल्कुल पट्टा बिठा के रख दिया है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए वो इन बहरानों से मुल्क को निकाल। सईद साहब, जब हम उनसे ये सवालात करते हैं, ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जो मईशत मिली है उसमें कर्जा इतना चढ़ा हुआ था और वो पिछली हुकूमतों का मरहून मिन्नत है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपके दौर में क्या महंगाई की शरह थी और अब आप किस तरह हुकूमत को देख रहे हैं, किस स्ट्रेटजी के साथ वो इकनॉमिक पॉलिसी अपनी लेके चल रही है? देखिए, एक तो जब ये हुकूमत में आए थे तो उससे पहले इन्होंने दावे किए थे कि हमारे पास बहुत माहिरीन है और हर चीज़ का एक्सपर्ट इनके पास बैठा है और इनकी हर चीज़ पे नज़र है, और यकीनन होनी भी चाहिए। मुल्क के जो अगर FPR की कलेक्शन है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो पेट्रोल की बैनुल-अक़वामी प्राइसेस है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, डॉलर की जो कीमत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, इनको सब पता था। इमरान खान ने खुद कहा कि हम जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है वो 4000 अरब से बढ़ा के एक साल में 8000 अरब कर देंगे। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद ये बात कही थी। पेट्रोल की कीमतों पे जो टैक्स लगाए थे पिछली हुकूमतों ने, उन्होंने कहा कि वो टैक्स की शरह हम कम करेंगे और जो पेट्रोल की असल कीमत है वो इतनी होनी चाहिए। अब जहाँ तक आपने हमारी बात की, मैं अब उससे भी याद कराऊँ कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, और ये बात मैंने नहीं की, सबने तस्लीम की कि उससे पहले जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी उन्होंने फिगर फर्जी की हुई थी, बिल्कुल एक गलत जाली डेटा बनाए हुए थे जिसके जरिए वो लोगों को गलत जो पिक्चर थी वो पेश कर रहे थे। जब हम हुकूमत में आए उसके बाद 2008 में ग्लोबल रिसेशन था जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो है वो बैठ गई थी और पूरी दुनिया में बहुत बुरा हाल था। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी मईशतों में भी कोई ऐसी सूरत नहीं रही कि उसको बेहतर तौर पर चला सकते। और फिर उस दौरान में 2 मरतबा
एक तूफानी बारिश हुई और एक मरतबा एक बड़े पैमाने पर सैलाब आया उस मुल्क के अंदर। ये 3 ऐसी चीजें थी जो पीपुल्स पार्टी की दौर हुकूमत में मईशत के लिए बहुत खतरनाक थी। लेकिन हमने उस दौर में भी जिस तरह मईशत को चलाया, जिस तरह हालात को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, उसकी मिसाल शायद आपको बहुत कम मिलेगी। और दुनिया की मईशत में बैठ रही थी, वहाँ हालात खराब हो रहे थे, तनख्वाहें सैलरीज पे कट लग रहा था। लेकिन इस मुल्क में हमने लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा किया, रोजगार भी दिए, डेवलपमेंट भी की और बहुत सारी चीजें की। तो हमारे दौर के साथ इनका कोई कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है ना। इस वक्त पेट्रोल जो है वो गालिबन कोई $55-56 फी बैरल जाके हुआ होगा और हमारे दौर में ये तकरीबन $140-45 फी बैरल पे गया था। तो वो उस वक्त की कीमतों को देखें और आज से 10 साल बाद अगर ये बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और इस पर जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इनको जो हालात मुयसर हैं वो बड़े साजगार हैं, लेकिन इनकी जो नालायकियां हैं उसकी वजह से हालात तो बिल्कुल खराब हो रहे हैं और लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है जो 6 महीने में इतनी ज्यादा गैर मकबूल हो गई है कि लोग जिन्होंने वोट दिए थे वो तौबाएं कर रहे हैं और हर जगह ये माफी मांगते फिर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने पीछे। ताहिरा औरंगजेब साहब, क्या मुस्लिम लीग नून PTI को मजीद टाइम देने जा रही है या एक टफ अपोजिशन देगी उन्हें? क्योंकि माशी पॉलिसी लोग आप देख रही हैं कि लोग कर्ब का शिकार हैं, लोग महंगाई का रोना रोते नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं, इनकी क़यादत के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं, तो आप सड़कों पर निकल के एहतजाज करते हैं। लेकिन इस महंगाई को लेके, आवाम के रोने को लेकर कौन सी पार्टी अब बाहर आएगी, एहतजाज करेगी, हुकूमत को टफ टाइम देगी? हम हुकूमत को टफ टाइम ज़रूर देंगे महंगाई के लिए और अवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने जो असल मैंडेट है वो नवाज शरीफ साहब को दिया और हमारी गवर्नमेंट बनी। ये जो एक जाली मैंडेट लेके आए और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अवाम के मसाइल को समझते ही नहीं। ये कॉस्मेटिक सी गवर्नमेंट है, मुझे तो समझ आती नहीं कि इन्होंने जो वादे किए वो कहाँ गए और किस हवा में वो उड़े। और जो बातें ये कहते थे अब तक तो सिर्फ मुझे लगता है ये IMF के एजेंडे पे चल रहे हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि मैं कभी IMF के पास नहीं जाऊँगा। और ये सबसे पहला यू टर्न उन्होंने दिया कि IMF की तमाम शराइत आगे से बढ़ के पूरी की। डॉलर जो 143 पे गया है, इससे मुल्की कर्ज में 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा 5 साल तक मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में डॉलर 104 और 105 की शरह पर रहा। और फिर जब ये कहते हैं कि जी वो मसनूई तरीके से था, तो मैंने अक्सर टॉक शोज़ में कहा है जो मसनूई तरीका था आप हमसे वो फार्मूला पूछ लें, डार साहब हमें बता गए हैं। हम इन्हें भी बता दें कि डार साहब ने किस फार्मूले के तहत 104 और 5 पर डॉलर को 5 साल कायम रखा, पाकिस्तान की रुपए की कदर घटने नहीं दी। लेकिन इन्हें ना ये तरीका पता है कि मुल्क की माशी हालत कैसे बेहतर बनानी है और कैसे अवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। अवाम की खातिर हम बिल्कुल सड़कों पे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम क्या दुख दर्द हमारे साथ है, हम उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए। लेकिन बात सोचने की ये है कि जब हम लोग गए तो महंगाई की शरह जो थी वो 8.3% थी, आज वो 9.4% है। तरक्की की शरह आधी हो गई है, महंगाई की शरह दुगनी हो गई है। बल्कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 3.6 पे ये शरह एक दफ़ा आई और उसके बाद आप देखें कि इसमें कितना फ़र्क पड़ा। तरक्की की रफ्तार घट रही है, महंगाई की शरह बढ़ रही है। और अभी तक ये एक मेट्रो बस थी जो पेशावर के सूबे में, सूबा KPK में इन्होंने पेशावर में शुरू की, अभी तक वो चल रहा है मनसूबा और अब 1 खरब तक वो पहुंच गया है। पूरा पेशावर खड्डा मार्केट बन चुकी है और उसकी भी इंक्वायरी अगर ये शुरू करें, नैब को दें, तो ये केस 5 साल ख़त्म नहीं होगा। सईद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हुकूमत गिराने के बयानात आ रहे हैं, सर वो बेसिकली किस वजह से हैं? हमने देखा जरदारी साहब ने खिताब किया और कहा कि सड़कों पर निकलेंगे, तो किस वजह से हैं ये सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? असल इशू तो महंगाई का है। अभी उन्होंने जब ये बात कही थी तो ये भी कहा था कि इन्होंने, मौजूदा हुक्मरानों ने, हुकूमत ने 6-7 महीने में मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया है और अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करते रहे तो ये लोगों की ज़िंदगी और अजीरन करेंगे या महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। और इस वक्त जो तवक्को है कि जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट होगा वो एशिया में सबसे कम होगा और सबसे बुरा ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। इस वक्त जो सारे माहिरीन की जो राय है उस पर कोई ये नहीं कह रहा कि 4% भी अब जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक 3.9 कह रहा है, 3.9 कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन हमारे जो मकामी माहिरीन हैं जिनकी ज़्यादा नज़र है वो ये समझते हैं कि शायद 3% भी बहुत मुश्किल से ये अचीव कर सकेंगे।
तो अगर ये 3% या 3.9 पे भी चले जाते हैं तो ये भी एशिया का सबसे बुरा जो है वो होगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये इस बात का वक्त तकाजा करता है कि तमाम अपोजिशन जमातें इस मुल्क के लोगों के साथ खड़ी हों और इस हुकूमत को एहसास दिलाएं कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ तुम्हें वोट देकर खामोश होकर नहीं बैठ गए। अगर किसी ने दिया है तो वो भी तुमसे बेजार है और जिसने नहीं दिया वो तो पहले तुमसे बेजार पहले ही बेजार थे। यानी आप लोग कंटेनर की सियासत अब करने जा रहे हैं? जो ड्रामे इन्होंने किए थे वो तो हमसे हो नहीं सकेंगे। हम तो हकीकतन लोगों के साथ तहरीक चलाएंगे, जद्दोजहद करेंगे। ये तो मैंने बताया ना कि इनका तो सिर्फ जो मकसद हयात होता है वो ये होता है कि अपने साथ 3-3, 4-4 मोबाइल फोन के वाले लोग। सर फिर पीपल्स पार्टी का लाए अमल क्या होगा? क्या लाए अमल बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा या सिर्फ ये बयानात तक बात? बाकायदा ऐलान भी होगा और हम लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि इनसे जान कैसे छूट सकती है और इन्होंने जो गलत कार्य की हुई है इनको एक्सपोज हमने करना है। कल तक जो एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ इतना बोलते थे, आज वो खुद ही एमनेस्टी स्कीम की बातें कर रहे हैं। तो सर आप समझते हैं पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई की हुकूमत गिरा सकती है? आर यू श्योर अबाउट इट? पीपल्स पार्टी नहीं, इस मुल्क के लोग गिराएंगे। किसी सियासी जमात की जाती कोई हैसियत नहीं होती और इस मुल्क के लोग जो इनसे तंग आ गए और जिस तेज रफ्तारी से ये गैर मकबूल होते जा रहे हैं, जिस तेज रफ्तारी से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तेज रफ्तारी से आपके काश्तकार तबाह हो रहे हैं, जिस तेजी से आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई एक तबका भी ऐसा होगा जो इनकी हिमायत में खड़ा होगा। सब इनके साथ मुखालिफ खड़े होंगे और सब सड़कों में निकल के अत्याचार। मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुत्तफिक है? देखिए बड़ी हैरत की बात होती है, जब डॉलर में इजाफा हुआ तो इमरान खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो अब आप बता रहे हैं तो पता चला है। तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता तो फिर असद उमर को ही पता होगा, अगर उनको भी नहीं पता तो किसको पता होगा? अभी नेपरा की रिपोर्ट हाल ही में आई है, गर्मी अभी शुरू नहीं हुई, लोड शेडिंग शुरू हो गई है कि 81 पैसे फ़ी यूनिट इन्होंने बिजली का रेट निर्ख बढ़ा दिया है। उससे 15 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है सार्फिन पर पड़ेगा। ये नेपरा की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे, नेपरा कह रहा है। तो फिर ये जो सार्फिन है वो क्या करेंगे? वो बिजली होते हुए बिजली से महरूम रहेंगे या बिजली के बिल दे के बस दुनिया से चले जाएंगे? ये गवर्नमेंट हर हिस्से में नाकाम हुई है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है इस गवर्नमेंट का कि वो इन बड़े बड़े जो मुल्क को मसाइल दरपेश है आवाम के, उनसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ड्रामे करती है कि आज इन्होंने आप गौर से देखें कि लाहौर के अंदर 96H में हमजा शहबाज शरीफ के घर नैब की टीम दीवारें कूद के गई है और जबकि हमजा शहबाज के पास एक प्रोटेक्टिव अरेस्ट बेल है अरेस्ट के लिए और जिसके खिलाफ नैब सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है एप्लीकेशन लेके कि जी इस फैसले को बदला जाए। उनके पास 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल है जो अरेस्ट करने से पहले बताया जाता है। उन्होंने दीवारें कूदी, कोई अरेस्ट वारंट उनके पास नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया जो नैब ने एप्लीकेशन फ़ाइल की है हमजा शहबाज के ख़िलाफ़। और उसके बावजूद ये दीवारें कूद के घर का तकद्दस ख़राब करके चादर और चार दीवारी का अंदर गए और फिर बाहर निकल के उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने देखा कि इनके पास तो प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है, तो फिर बाहर निकल के अब शाम को वावेला करने लगे हैं कि जी हमें तो उनके गार्ड्स ने मारा। उनके घर के आगे तो दुनिया का मीडिया था, अगर गार्ड्स ने मारा तो उसी वक्त बताते कि जी हमें मारा। लेकिन आज हमने महंगाई पे बात करनी है तो उसी पे महंगाई का ये रेलेवेंट रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि टाइम पे फैसले नहीं किए गए, सही दुरुस्त फैसले नहीं लिए गए, इस वजह से आज मईशत की ये हालत है? इन्हें अवाम के इशू पता ही नहीं। ये बिल्कुल आलम है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं और पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। जो लोग इस तरह अचानक से वारद होते हैं ना गवर्नमेंट करने के लिए और उन्हें ये पता नहीं होता कि लोगों के मसाइल क्या हैं, तो फिर गवर्नमेंट उनकी इसी तरह भंवर में फंसती है और वो अवाम के तवज्जो हटाने के लिए एक नई गेम शुरू करते हैं, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ ये है। तवज्जो इस तरह नहीं हटेगी। और अब ये जो महंगाई की जो शरह बढ़ी है, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पेट्रोल बढ़ाने से, डीजल बढ़ाने से, गैस बढ़ाने से ये चीज़ें बढ़ेंगी और अब भी ये काबू नहीं कर सक रहे। अभी बजट आना है, बजट तो अभी इन्होंने ले करना है और उस बजट से पहले ये तमाम अशिया इन्होंने बढ़ाई हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, आप यकीन जाने के बड़ा दुख होता है देख के कि जो मतवस्त तबका है पाकिस्तान का वो भी अब इन अशिया को नहीं खरीद सकता। कोई मामूली से मामूली सब्ज़ी भी 100 रुपये किलो से कम नहीं। महंगाई का जो तूफ़ान है वो आसमान को छू रहा है। इनकी मुझे समझ नहीं आती है, कहते थे जी वोटों का सुनामी, ये तो इन्होंने महंगाई का सुनामी लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान गिरामी का। कंबर जैदी को आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।